गुड मॉर्निंग टू माय चिल्ड्रेन। फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इंग्लिश का जलवा तो आप देख ही लिए होंगे उस पूरे वीडियो से। एक वीडियो मैंने आपको बना कर दिया था शुरू में, सबसे पहले जो हम सब्जेक्टिव की चर्चा किए हुए थे। आप अभी भी जाकर मेरे वीडियो को सुने और क्वेश्चन पेपर को मिलाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि जो मैंने बोला एक्सप्लेनेटरी लाइन तक सारे लाइन जो है उससे टकरा गए थे। तो वीडियो जिन्होंने देखा होगा पूरा फुली वीडियो, निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ हुआ होगा। साथ ही साथ दो जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो दो वीडियो आपको बना कर दिया गया था, उसमें से भी लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सवाल आए हुए हैं और आप सुन कर देख सकते हो और क्वेश्चन पेपर को मिलाकर देख सकते हैं। मैंने घर पर जाकर क्वेश्चन पेपर को मिलाकर देखा और तो देखा मैंने कि जो लड़के पूरे वीडियो को देखे होंगे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो आइए फिर से मैं हिंदी के लिए बहुत कम समय है, प्रयास किया हूं कि कुछ आपको दे दूं। तो पहला चैप्टर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक टॉपिक से कड़बक, जिसे आप बच्चे पढ़े होंगे, क्लास में आपको बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। आइए हम आपको फिर से इसको दोहरा देता हूँ कि कड़बक में जो आपका टॉपिक्स है इसमें दो भाग हैं, दो पार्ट है कड़बक के। एक भाग में कवि जो है गुण की चर्चा की है कि गुण इंसान को गुणवान होना चाहिए। दूसरे में जस कृति की चर्चा की है कि कोई भी जस कृति करते हैं तो हम जो है जो भी जस कृति होता है इस दुनिया में हमारा मौजूद रहता है, हम यहाँ रहें अथवा न रहें, जस कृति मौजूद रहता है। और पहले में गुण की चर्चा की है। तो सबसे पहले हम कवि से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उस पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 अनुमानित है, अनुमानित 15वीं सदी के उत्तरार्ध में 1492 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन जो हो गया 1548 अनुमानतः 1548 में इनका अनुमानतः निधन हो गया। उसके बाद बच्चे सूरदास का निवास स्थान जो है वह निवास स्थान जायस है, सबको पता है, पहले भी बताया गया है। और ये जब मरे तो इनका कब्र जो है अभी अमेठी में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अमेठी एक जगह है, वही अमेठी इनका कब्र है और उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है बच्चे, ये बातें आपको बताई गई है। इनका पिता हो गए, इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज। पिता हो गए मलिक शेख ममरेज, इनके पिता हो गए। और बच्चे इनका वृत्ति यानी पेशा, इनकी वृत्ति जो थी, पेशा जो थी, वह क्या था, वो किसान थे। और साथ ही साथ फकीरी में, यानी घूम घूम कर फकीर की तरह जो जीवन व्यतीत करते थे, यह इनका पेशा था, फकीरी था। ठीक है। इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु के नाम था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरु का नाम हुआ। बच्चे इनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इनका व्यक्तित्व क्या था? चेचक के कारण, इनके चेहरे में चेचक के कारण गड्ढा गड्ढा टाइप का हुआ था, रूपहीन थे, माने रूप चेचक था तो चेचक का दाग होने से शरीर चेहरे में दाग दाग हो जाता है। और साथ ही साथ इन्हें एक आँख वाले व्यक्ति थे। और आँख कौन, इनका एक आँख कौन था? बाईं आँख, बाईं आँख जो है, और एक बाईं आँख इनको थी, चेहरे पर चेचक का दाग था और एक कान भी इनका नहीं था। याद रखिएगा, एक आँख, एक कान और चेहरे पर चेचक की दाग, बिल्कुल माने आज के समय में आप देखेंगे तो बदसूरत इंसान दिखाई देगा, उसी बदसूरत इंसान की तरह वो दिखाई देते थे। तो बदसूरती माने भरा हुआ था। आज माने आज के लोगों के नज़र में, जो भौतिक दुनिया के जो लोग हैं उनके नज़रों में वो बहुत बदसूरत थे, लेकिन उन्होंने अपनी कृति के माध्यम से इतनी खूबसूरती संसार में फैला दी कि वो संसार के सबसे खूबसूरत इंसान में जाने जाते हैं। तो बच्चे ये उनकी खूबी है। इसके अलावा उनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें सुन लिया जाए गौर से। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कोहरनामा, मसला,
मसला और इरावत, इनकी रचनाएं हैं जो याद रखेंगे। पद्मावत, अखरावत, चंपावत, कहरनामा, मसला, इरावत, चित्ररेखा, ये इनकी रचना है। बच्चे जो हम नाम रखे हैं उस नाम को निश्चित रूप से वीडियो रोक कर कॉपी पर लिख लेंगे, याद रखिएगा, उससे आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। सुन लीजिए एक बार से फिर से कि उनका कौन कौन पेशा है और उनकी कृतियाँ कौन कौन है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला, चंपावत, होलीनामा, इरावत। आप देखेंगे तो इस पर वीडियो बनाने वाला सब यूट्यूब वाले लोग, बहुत सारे यूट्यूब के टीचर हैं जो बनाते हैं, तो इस 8 को जो नाम हम एक बार में समेट के आपके सामने रखे, वो 8 को क्वेश्चन आपको बनाएंगे। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। तो ये आपका हुआ। अब आइए मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा। मलिक मोहम्मद जायसी बच्चे प्रेम के पीर के कवि थे, याद रखिएगा, प्रेम के पीर के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। और इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति, इसको जरूर याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि पद्मावत जो इनकी रचना है, जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, पद्मावत का ही अंश है। ये कड़बक चैप्टर पद्मावत का अंश है, ये जरूर याद रखिएगा। और यह पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि कड़बक चैप्टर आपको अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे ही, साथ ही साथ इसमें इन्होंने इस पद्मावत में चित्तौड़ नरेश रत्नसेन और सिहिलद्वीप की राजकुमारी पद्मावत की एक प्रेम कथा है, उसी को इन्होंने पद्मावत में बताया है। और उसी का एक छोटा सा अंश जो है थोड़ा सा काट कर आपके कविता में लिखी गई है, जिसमें 2 पद हैं। खूब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, एक एक करके सुनिए। पहला पद में कवि क्या कहता है कि कवि कहते हैं कि मेरे पास एक आँख है, मेरे पास एक आँख है, लेकिन मेरे एक आँख और चेहरे पे न जाइए। यह कवि ऐसा है कि ये एक आँख वाला कवि है, लेकिन जब इस कविता इनके कवि माने इस कवि के को जो कोई भी सुनता है, सुनने के बाद उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। उन्होंने अपनी तुलना चांद से किया है कि चांद जो है इस संसार में प्रकाश फैलाता है, उसमें भी कलंक है, लेकिन उसके कलंक को न देखकर हम उसके प्रकाश पर नजर डालते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मेरा एक आँख जो है ऐसा है कि मैं एक आँख से ही पूरे दुनिया को जान गया हूँ, और वैसे जाना हूँ, वैसे मैं इस संसार में हूँ जैसे सभी नक्षत्रों के मध्य में बीच में शुक्र तारा जो है, शुक्र ग्रह जो है वैसा है। उसी प्रकार मैं एक आँख से पूरी दुनिया को जान गया हूँ, मैं दुनिया पर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जैसे मंजर होता है तो डाब जिसको बोलते हैं, तो वो नुकीला होता है, लेकिन उस नुकीले में आप देखिएगा कि उसी में सुगंध समाया रहता है। समुद्र है, उसका पानी खारा होता है, लेकिन वो अपार और विशाल है, वो उसका क्वालिटी है। उसके अलावा जो सुमेरु पर्वत है, उस त्रिशूल से उसका विनाश हुआ, उसको कलंकित हुआ, लेकिन वह कंचन के समान कंचनगिरी है, कंचन के समान मतलब सोने के समान है। इसके अलावा कभी इस तरह तमाम उपमाओं के माध्यम से घड़िया का तुलना किया है कि घड़िया में सोने को रखा जाता है तो तपाया जाता है तो सोना निर्माण करता है, तो घड़िया देखने में कलंकित है, लेकिन वही कलंकित उस घड़िया के कलंक पर हम न जाकर उसके क्वालिटी पर जाते हैं तो वह सोना के कच्चे सोना को पक्का बनाकर गहना या जो कुछ रूप देता है, सोनार जो है वैसा करता है। तो इस प्रकार बच्चे हम देखते हैं कि हर जगह क्वालिटी और गुण ही गुण प्रधान है। तो कवि जो है अंतिम पंक्ति जो बोला है वह आपके भावार्थ का लाइन है, जो बहुत लाइन अच्छा है। एक भी लाइन जो है, जो लही घड़ी कलंक न पारा कांच को ही न कंचन कारा, ये भी आपके भावार्थ से पूछ सकता है
कि जो जब तक जो है घड़िया में उस सोने को रखा नहीं जाएगा तब तक वो कंचन कारा जो है वो पक्का सोना नहीं बनेगा। ये और नीचे जो है बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि एक नयन जस दर्पण ओ तहि निर्मल भाऊ, सब रूपवत गही मुख जो ही कही चाऊ। यह कवि कहता है कि मेरा एक आँख जो है उस निर्मल दर्पण के समान है, कि जैसे उस समान है, निर्मल और स्वच्छ है। जितने भी रूपवान लोग उस दर्पण के सामने जाते हैं और अपने चेहरा को देखते हैं, उसी प्रकार मेरा यह आँख जो है ऐसा है दर्पण के समान है कि सभी लोग जो है मेरे रूप की ओर, मेरे मुंह की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। ये प्रथम पद हुआ। अब दूसरा पद कहता है कि मोहम्मद कवि कहते हैं कि मैं जो रचना रचा हूँ, मैं जो इस कृति को रचा हूँ, पद्मावत का जो अंश जो मैंने पद्मावत को रचा है, मैंने इसलिए रचा है कि जो कोई भी इस व्यक्ति को, इस किताब को पढ़ेगा तो प्रेम रूपी जो पीड़ा वाली जो कहानी है उसको वो कहेगा। इसके लिए मैंने किया क्या है कि मैंने अपने रक्त को, मैं अपने ब्लड को ले ही बनाया है, आंसुओं से अपने आँख को भिगाया है और उसी प्रेम, गाढ़ी प्रेम से मैंने इस रचना को रचा है। इसलिए रचा है कि हम इस संसार में रहें अथवा न रहें, मेरी कीर्ति इस दुनिया में मौजूद रहेगी, जरूर मौजूद रहेगी। और उन्होंने इस बात को तुलना करके बताया है कि वो रतन सेन राजा, अलाउद्दीन सुल्तान, राघव कवि, सुग्गा और वो पद्मावती रानी जो थी, वो कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन उनकी कहानियाँ जो है आज भी मौजूद है। तो उसी प्रकार ये जो मैं कृति जो रच रहा हूँ, मेरी कृति ऐसी है कि मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन ये कृति जरूर मौजूद रहेगी। इसके लिए दो भावार्थ का लाइन, बड़ी बेहतरीन लाइन है, सुन लिया जाए। धनी सो पुरुष जस कृति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी धन है वो पुरुष जिसकी कृति और जस इस संसार में रहता है, वह उस समान है जैसे उस फूल के समान है कि फूल तो मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता है। तो उसी प्रकार उसकी जस कृति तो ऐसे है रहती है कि उस फूल के समान है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन उसकी जस कृति इस दुनिया से नहीं जाती है। उसके नीचे एक और बहुत सुंदर लाइन है, उसको भी देख सकते हैं कि कोई न जगत जस बेसा, कोई न लीने जस मोल, जो ये पढ़े कहानी हमें सुबेरे दुई बोल। कि संसार में न कोई जस बेच सकता है, न कोई जस खरीद सकता है। जस तो हमेशा के लिए अनवरत चलने वाली चीज़ है कि जब तक यह संसार है, जब तक जो है ये हमारा जस और कृतियाँ जो है बनी रहेगी। जो जैसे इस कृति को हम रचना रचे हैं, तो जो कोई भी सवेरे इस पढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे बारे में दो बोल जरूर बोलेगा। आइए दूसरा पार्ट जो है आपका सूरदास है। सूरदास के बारे में हम जाने बाबू। सूरदास का जन्म 1478 अनुमानित है। 1478 अनुमानित है, रियल नहीं है, अनुमानित। 1478 में इनका जन्म हुआ था और निधन हो गया इनका 1583 में। याद रखिएगा, ये जन्म हुआ 1478 और निधन हो गया आपको 1583 में। ठीक। इसके अलावा सूरदास का जन्म स्थल जो है दिल्ली, तो आप जानते ही होंगे, दिल्ली के निकट एक ग्राम है, एक गांव है जिस गांव का नाम सिही। उसी सिही में सूरदास का जन्म हुआ था। अब उनका निवास स्थान जो है सूरदास का, ये याद रखिएगा, गौ घाट, वृंदावन में पड़ता है। गौ घाट वृंदावन एवं पारसोली नामक एक ग्राम। वृंदावन याद रखेंगे बच्चे, वृंदावन। अब पारसोली नाम का एक गांव है, वहाँ इनका निवास स्थल है। निवास स्थल ये एग्जाम में पूछे, आराम से कर सकते हैं। गौ घाट वृंदावन पारसोली में इनका निवास स्थान है। शिक्षा कैसे प्राप्त किए थे बच्चे? तो शिक्षा इनको स्वाध्याय के द्वारा मिला होता, आपने खुद से पढ़ के शिक्षा अर्जन किए थे। ठीक है,
स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन क्या हुआ था, अभिरुचि किस में है, माने हॉबी इनका क्या है। अभिरुचि तो समझते हैं जिसको हॉबी कहते हैं, तो अभिरुचि इनका क्या क्या है जरा ध्यान देंगे। इनकी अभिरुचि है कि पर्यटन, घूमना, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, इनकी अभिरुचि है कि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य ये है। इनके दीक्षा गुरु याद रखेंगे, ये पूछता है दीक्षा गुरु महाप्रभु। दीक्षा गुरु, शिक्षा और दीक्षा में मैंने अंतर क्लास में बताया था, क्योंकि वीडियो में टाइम नहीं है। जानना चाहेंगे तो कमेंट में करेंगे, तो कभी हम इस पर वीडियो बना देंगे, आप सुन लेंगे। महाप्रभु, चूँकि एग्जाम के समय में इसका बखान करना मुनासिब नहीं है, टाइम नहीं है। महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे, याद रखिएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। कृतियाँ इनकी क्या क्या है ये जरूर सुन लीजिएगा गौर से, ये भी ऑब्जेक्टिव में अधिकांश पूछ रहा है। कृतियाँ क्या क्या है? सूरसागर, न तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली। फिर से सुना जाए, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली। ये सूरदास, ये जो सूरदास जो है याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि थे। ये एग्जाम में आपका पूछ सकता है, ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। और बच्चे आप यह जाने सूरदास अकबर के समकालीन कवि थे, ये भी एग्जाम में आपसे पूछेगा। सूरदास अकबर के समकालीन कवि थे। सूरदास भक्ति काल के कवि थे, सुनते चले जाएं। और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं रटने के लिए, या ऐसे सुन लेंगे तो कल एग्जाम है तो आप तो आसानी से कर सकते हैं। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। सूरदास के काव्य में ये बहुत भी चीज़ है, जान लेंगे। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस, याद करेंगे बाबू, वात्सल्य। सूरदास के वात्सल्य रस माने बालपन। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। और यह जो पद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यह पद सूरसागर से लिया गया है, जरूर याद रखिएगा। तो राइटर से और पाठ के शीर्षक से इतना ऑब्जेक्टिव आपके अंदर आ सकता है। यह सूरसागर से लिया गया है और इनके काव्य में वात्सल्य रस रहता है। बाकी आप गौर से सुने होंगे, क्लियर हो गया। अब जो है थोड़ा सा पद के बारे में 2 मिनट ध्यान। सूरदास ने आपके पाठ पुस्तक में मुख्यतः 2 पद दिया है, जिसमें प्रथम पद में माँ जसोदा भगवान कृष्ण को जगाने चल रही हैं, जिसमें उन्होंने किन किन चीज़ों का सहारा लेते हुए जगा रही हैं, तो सुन लिया जाए। पहला वो बता रही हैं कि कमल यानी कमल का फूल जो है पुष्प खिल चुका है। रात्रि कुमुद वृंद का मतलब होता है रात्रि के फूल। रात्रि के फूल संकुचित हो गए हैं, ठीक है ना। भौरे जो है भृंग लता भूले, यानी भौरे जो है लताओं को छोड़ चुके हैं। और क्या कहते हैं कि पेड़ों के बीच में मुर्गे पक्षियाँ की कोलाहल है। गाय जो है राब रही है और खरखनी यानी आपको खलियान में बछड़े के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन हो गया है, सूर्य प्रकाशित हो चुका है। अब वह इस क्रम में वो अपने इस भगवान कृष्ण को जगाने जा रही है माँ जसोदा, जिसमें कवि जो है वात्सल्य रस का जो है बड़ी बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया है। दूसरा जो है भगवान कृष्ण जो भोजन कर रहे हैं नंद बाबा के गोद में बैठकर, उसका वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण जो है नंद बाबा के गोद में, कन्हैया यहाँ दिया है आपके पाठ पुस्तक में, भोजन कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ खाते हैं और कुछ ज़मीन पर गिराते हैं। और ये सब जो है इतनी सुंदर छवि है जिसको माँ जसोदा जो है निहार रही है। और निहारने पर जो उसको आनंद प्राप्त हुई है वो इस तीनों लोक में कहीं से भी संभव नहीं है।
उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की भी चर्चा की गई है, जैसे बड़ी बना हुआ है, बारा बना हुआ है, बेसन के भांति भांति से व्यंजन बने हुए हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद सब कुछ मौजूद है, लेकिन भगवान कृष्ण का ध्यान जो है दही के बर्तन पर है, और वो कुछ खाते और कुछ अपने नंद बाबा के मुंह में डालते हैं। ये छवि जो है बड़ी बेहतरीन है। इसमें सूरदास की अंतिम पंक्ति बड़ी बेहतरीन है बच्चे, जो आप देख सकते हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं त्रिभुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगन सूर जुठनिया। यहाँ सूरदास ने अपनी कामना को रखा है, अपनी इच्छा को रखा है कि सूरदास से ये विनती कर रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं, तो ये लोग मुझे अपेक्षा और मेरी आशा यही है कि उनका जो हाथ साफ करने के बाद जो जूठा है, अगर सूरदास को वो मिल जाए तो सूरदास का जीवन जो है तर जाएगा। यही चीज़ है बच्चे। धन्यवाद। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं।